सभी दोस्तों को एवं स्टूडेंट्स जो इस चैनल को देखते हैं या मेरे लेक्चर को सुनते हैं, उन सभी का स्वागत। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है मानव भूगोल का विकास एवं इतिहास। इस संबंध में हम एक पूर्व लेक्चर में, जो इससे पहले मैंने लेक्चर पोस्ट किया था, उसमें भी मैंने इस लेक्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट, विकास क्या होता है, इतिहास क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। इसी क्रम में आज का जो मेरा लेक्चर है कि इतिहास और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी अवरुद्ध नहीं होती। अब पूरे मानव भूगोल या भूगोल के प्राचीन काल से लेकर जब से भूगोल की शुरुआत हुई है, मानव ने वातावरण के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करना शुरू किया है, तभी से मानव भूगोल की शुरुआत मानी जाती है। अब यहाँ पर जो मेरा पहला लेक्चर था, इसी क्रम में, विकास और इतिहास के क्रम में, कि कैसे कैसे प्रगति की है, भारत में क्या विकास हुआ, इसके बारे में मैंने ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, कौटिल्य इत्यादि के उदाहरणों के साथ या उनके किए गए कार्यों को मैंने मेरे पूर्व लेक्चर में आपको विस्तार से बताया है। आज हम बात करेंगे कि मानव भूगोल के विकास क्रम को, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास हुआ, उसे हम प्राचीन या चिरसम्मत या शास्त्रीय काल के रूप में जानते हैं। इस काल में जो भूगोलवेताओं ने जो भौगोलिक कार्य किए, वो अधिकतर कार्य यूनान व रोम के भूगोलवेताओं द्वारा किए गए हैं। समय की दृष्टि से देखें तो यह काल ईसा पूर्व 600 से 300 ईस्वी तक का रहा है। इसके पश्चात 300 ईस्वी 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल को पूर्व मध्यकाल या मध्यकालीन भूगोल, या हम उसे अरब भूगोलवेताओं का जो योगदान था उसके रूप में जानते हैं। डियर स्टूडेंट, यह मैं आपको एक बात बताऊंगा, चाहे वह थॉट हो चाहे मानव भूगोल हो, काफ़ी मिलते जुलते दोनों विषय हैं। थोड़ा सा असमंजस जरूर आपको लगता होगा कि क्या है ये, हम इतनी पुरानी हिस्ट्री को बार बार पढ़ते हैं, कठिनाई आती है याद करने में, आप कोशिश भी करते हैं याद करने की, लेकिन मैं आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड ईयर के जो ह्यूमन ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए विशेषकर मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ आज। यहाँ मैं जो बात कर रहा था, और अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अगर आप 2-3 बार लेक्चर को सुनेंगे, कुछ पॉइंट नोट भी करें उसमें से, तो आपको आसानी से जो विकास क्रम है वो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।
यह हम बात कर रहे थे कि प्राचीन चिर सम्मत काल के बाद 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के पीरियड में अरब भूगोलवेताओं ने योगदान दिया। पूरे विश्व में अधिकतर जो भौगोलिक कार्य थे वो अरब भूगोलवेताओं ने किए। इसके अलावा चूंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, अंधविश्वास या धार्मिक शक्तियां ज़्यादा प्रभावी थी, तो भौगोलिक अन्वेषण के कार्य सभी लगभग बंद हो गए थे। और जो तीसरा पीरियड है उसके बाद, उसे हम जो लगभग 1250 से 1700 ईस्वी तक रहा, वह उत्तर मध्यकालीन भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। इसे मानव भूगोल या थॉट के रूप में इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है या पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में, या हम ये कहें कि यह डार्क एज के बाद का युग है। यहाँ पर अंधविश्वास का जो छाया हुआ था ज्ञान पर, वह धीरे धीरे कम हो गया तथा नवीन वैज्ञानिक ज्ञान विश्व में फैलने लगा। यह यहाँ तक जो मैंने आपको बात समझाई, ये तो था कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, और जो लास्ट 17वीं शताब्दी के बाद, पुनर्जागरण काल के बाद, या हम कहें मध्यकालीन भूगोल के बाद, जो 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक जो विकास हुआ है, उसे हम आधुनिक भौगोलिक ज्ञान के रूप में जानते हैं। इसको हम मध्यकाल, क्योंकि प्राचीन काल के भूगोलवेताओं का योगदान एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं इसे 2 भागों में पूरा करूंगा। आज के भाग में हम ज़्यादातर यूनानी भूगोलवेताओं के योगदान पर चर्चा करेंगे। तो मेरा सभी से आपसे निवेदन है, ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कृपया आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने। विकास के हमने 3 भागों में विभक्त किया था। प्रथम, प्राचीन काल का भूगोल, जिसको मैंने बताया था कि ये ग्रीक और रोमन या यूनानी भूगोलवेताओं का जो योगदान था, उसे हम चिर सम्मत भूगोल के दिए हुए ज्ञान के रूप में जानते हैं। यह काल 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के यूनान व रोम भूगोलवेताओं के योगदान के काल को कहा जाता है। इस काल में भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के क्रम में या भूगोल के क्रम में जो योगदान, जो कार्य किए, जो खोज की, जो अन्वेषण किया, जो यात्राएं की, उन सभी कार्यों को हम प्राचीन काल के भौगोलिक विकास में सम्मिलित करें। या हम कह सकते हैं कि यह काल ईसा पूर्व 600 से
300 ईस्वी तक लगभग 900 साल के पीरियड को, 900 साल के समय को इस काल में सम्मिलित किया गया है। इस काल में पुस्तकों में जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार महाकवि होमर, जो यूनान के दार्शनिक थे, उन्होंने 900 ईसा पूर्व बताया कि पृथ्वी एक विशाल थाल के समान है, यानी एक तस्तरी या परात जिसे हम कहते हैं उसके समान है, और आसनस नदी से घिरी हुई है। होमर ने 2 काव्य लिखे हैं जिनके नाम हैं इलियड और ओडेसी, और उन्होंने अपनी पुस्तक इलियड में 4 दिशाओं से बहने वाली पवने, ओरस, यूरस इत्यादि का वर्णन भी किया है। इन दोनों महाकाव्यों में, जिनके नाम इलियड तथा ओडेसी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, इन महाकाव्यों में बहुत से क्षेत्रों, मानव वर्गों एवं जनपदों का भौगोलिक वर्णन जगह जगह आता है। ये महाकाव्य यूनान में उसी तरह लोकप्रिय हैं जैसे कि भारतवर्ष में हम रामायण काल को लेते हैं, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में श्री राम और हनुमान जी के बीच की एक व्यथा थी। वैसे ही वहाँ के एक राजकुमार और एक राजकुमारी के बीच के काव्य को उतने ही प्रचलित रूप दिया गया है जितना कि भारत में रामायण को। भौगोलिक ज्ञान के क्रम में अगले भूगोलवेत्ता जो कि थेल्स हैं, जो कि 640 ईस्वी पूर्व, इन्होंने एशिया माइनर का भौगोलिक अध्ययन किया एवं सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी मंडलाकार है, जबकि होमर ने 900 ईसा पूर्व बताया था कि पृथ्वी का आकार एक चौड़े थाल या परात जैसा है। एनेक्जिमेंडर ने ब्रह्मांड विज्ञान का काफी ज्ञान था, जिन्होंने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया है। हेक्टेशियस 520 ईस्वी पूर्व ने तांबे पर संसार का मानचित्र बनाया। उन्होंने अपनी पुस्तक जैस पीरियड्स में विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 420 वर्ष हिप्पोक्रेटस ने अपनी पुस्तकों में पवन, जल एवं स्थानों के प्रभाव को दिखाते हुए एशिया एवं यूरोप के मनुष्यों की उन्नति की तुलना की थी। वहीं पर पार्मेनिडाइस 450 ईसा पूर्व ने पृथ्वी के जलवायु कटिबंधों की ओर संकेत किया था एवं बताया कि उष्ण कटिबंध गर्मी के कारण तथा शीत कटिबंध शीत के कारण निवास के योग्य नहीं है, किंतु 2 माध्यमिक शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध आवास योग्य हैं।
वहीं पर इरेस्टोथनीज ने 250 ईसा पूर्व ने भूगोल यानी जियोग्राफिया शब्द का सबसे पहले उपयोग किया तथा ग्लोब का मापन किया था। यह सत्य है कि अरस्तुत ने डेल्टा निर्माण, तट अपर्दन तथा पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता का ज्ञान था। उन्होंने अक्षांश और ऋतु के साथ जलवायु के अंतर सिद्धांत तथा समुद्र व नदियों में जल प्रवाह की धारणा का ज्ञान था। यूनानी भूगोलवेताओं में स्ट्रबो डियर स्टूडेंट, यूनानी भूगोलवेताओं में स्ट्रबो एक महान दार्शनिक और भूगोलवेता हुए हैं। इनके अलावा यूनान में टॉलमी, प्लेटो, अरस्तुत, एरिस्टोतीस इत्यादि के ने जो भौगोलिक ज्ञान के संबंध में पुस्तकें लिखी या जो विवरण प्रस्तुत किया, उसे मैं अपने अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। रोमन भूगोलवेताओं में स्ट्रेबो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाले भूगोलवेता रहे हैं। इन्होंने 17 पुस्तकें भी लिखी हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने जिन जिन भूगोलवेताओं के शॉर्ट में उनके कार्यों को जाना, उनमें होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, हेकेटियस, पार्मेनिडाइस, एरिस्टोनीज, अरस्तुत शामिल थे। और मुख्य तौर पर हमने, अगर आपके परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का क्या विकास था, तो शॉर्ट में भी आप इसी लेक्चर में से उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो इस काल के कुछ बचे हुए भूगोलवेता हैं उनका, और जैसे टॉलमी, प्लेटो, अरस्तु और स्ट्रेबो, इनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें, एक रोज़ की एक पीरियड, अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसके अनुसार आप डेली अपना अध्ययन करें, अपने नोट्स बनाएं, और वीडियो को सुन करके आपको जो गाइडलाइन मिलती है, जो मार्गदर्शन मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाएं। और चूंकि जब अब वीडियो सुनने के बाद या इस लेक्चर को देखने के बाद जब आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आपको आसानी से जो विषय के संबंध जो हमने आज बात की है, डिस्कस किया है, वो आपको भली भांति समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जब तक वैक्सीन नहीं, कोई ढिलाई नहीं। और हाँ, प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दुख के साथ एक बात कहता हूँ, मास्क कफन से बहुत छोटा होता है। मास्क का इस्तेमाल करें ताकि किसी को कफन की ज़रूरत ना पड़े।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।